जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और दुनिया भर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल एक तूफान मचा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो कभी वेनेजुएला पर स्ट्राइक कर देते हैं, कभी रशियन टैंकर्स को कैप्चर कर लेते हैं और बवाल मचा हुआ है। क्या हो रहा है, उसके पीछे आखिर कहानी क्या है? दुनिया में इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं हो। और मैं यहीं पे माफ़ी चाहता हूं कि आपका बीच में काफ़ी बार रिक्वेस्ट आया था, मैं खुद मौजूद नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम डोमेस्टिक कंपल्शंस। आई अंडरस्टैंड और सर। इसके लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और शुभकामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा केंद्र बिंदु है वो हो क्या रहा है। जी सर। देखिए, वेनेजुएला के बाद नेक्स्ट कौन सा, हम तो सोच रहे थे कोलंबिया या क्यूबा होगा, अभी ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए। बीच में हिंदुस्तान के ऊपर नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं कि टैरिफ बढ़ाने का नौबत आ रही है। तो क्या है, व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग, सो विल डिस्कस दैट। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन बिफोर आई गो हेड? सर, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल नज़र आ रहे हैं और बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। जैसे-जैसे कि ऑल्दो हम जानते हैं कि जो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी है, मिड टर्म इलेक्शन भी है, व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है लेटेस्ट के वी आर लुकिंग एट द ऑप्शंस टू एक्वायर ग्रीनलैंड लेने की भी बात कर रहे हैं। प्लस वेनेजुएला पे भी अटैक हो गया है। ईरान को भी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। इंडिया से भी सीधा इंडिया को भी बोला जा रहा है कि अब आपको हमें खुश करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। तो सर, ग्लोबली आखिर अमेरिका क्या करना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाउ डू यू लुक एट द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ, द ग्लोबल चेस पॉलिटिकल चेस बोर्ड? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ी देर पहले कोई टीवी चैनल पे बैठा था, इंटरनेशनल चैनल में, तकरीबन मिलता जुलता इसी किस्म के एक सवाल उठा था। तो संक्षेप में ये कहूंगा कि आज के दिन में उसके बाद जो है उसको विस्तार रूप में व्याख्या करने की कोशिश करूंगा मैं। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट हो चुका है। अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसके अंदर भी घुसपैठ हो रखी है। अमेरिका का इकोनॉमी जो डामाडोल चल रहा है अभी, आप प्राइस राइज की बात करिए, आपका सोशल सिक्योरिटी की बात करिए, और उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो 38 ट्रिलियन डॉलर की डेट टू जीडीपी है आज के दिन में, 128 टू 130% ऑफ टोटल जीडीपी। इसका मीनिंग यह है कि 1 ट्रिलियन डॉलर उनको चाहिए एक साल में, सिर्फ जो ये डेट है, डेट का इंटरेस्ट को सर्विसिंग के लिए। और सरकार या देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन की जरूरत है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा 4 ट्रिलियन, ये 2 ट्रिलियन जो कमी हो रहा कहाँ से लाएंगे? और वहां पे 1 ट्रिलियन, 2+1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन कहाँ से लाएंगे? कहाँ तक, किस हद तक वो प्रिंट करते रहेंगे? प्रिंट का भी एक सीमा होता है, कांग्रेस से अप्रूवल लिया जाता है। कांग्रेस का जो अप्रूविंग लिमिट है उसको ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो बार बार प्रिंट करते रहेंगे, डॉलर का डिवैल्यूएशन होते रहेगा। सो बेसिक गेम जो है अमेरिका का, अगर देखेंगे ये जो डामाडोल परिस्थिति या टोटरिंग वाला जो परिस्थिति है वो क्यों है? कोई कहता ऑयल, कोई ड्रग बनी, कोई और कुछ कहता है, लेकिन उसका सेंट्रल इशू देखेंगे वो डॉलर का जो थ्रेट है, उसका डोमिनेंस के ऊपर काफी जोर जबरदस्त एक थ्रेट बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? आप अगर पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ ये 73 में हुआ था, कॉन्सिक्वेंट टू दैट एग्रीमेंट अगर आप स्टडी करेंगे, इफ यू जॉइन द डॉट्स, पीक पीरियड में डॉलर का डोमिनेंस एज इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, डोमिनेंस उस समय 86 टू 89% हुआ करता था। पेंडेमिक के टाइम में इट वेंट डाउन, नीचे चला गया 54%। अभी मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक इट इज बाउंस बैक टू 56 टू 59%। लेकिन परिस्थिति ऐसा होते जा रहा है, ये और डिवैल्यू होते नीचे खिसके जाने का बहुत संभावना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। और जो रोकथाम की कदम उठाना चाहिए, काउंटर स्ट्रेटेजी, उसका एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म
मेरे समझ के मुताबिक ये होना चाहिए, कोई भी देश को अगर पद्धति या काउंटर स्ट्रेटेजी उठाते हैं, ये नहीं कि जो पिछले 200-250 साल से चलती आ रही है उसको एक रात में या एक टेन्योर के अंदर उसको पूरा क्लीन साफ सुथरा कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है। चाहे आप गन लॉज की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करिए, आप कोई भी चीज, आप डेट टू जीडीपी रेशियो, इकोनॉमी, आपका इन्फ्लेशन देखिए क्या हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो रहा है अमेरिका को, वो देखिए। काफी आज के दिन में परिस्थिति पूरा घूम रहा है। वही एक चीज, डॉलर डोमिनेंस। डॉलर डोमिनेंस, जो डोमेन एक्सपर्ट है वो कहते हैं जिस दिन ये 50% से कम हो जाएगा, आप मान के चलिए अमेरिका का तो अभी तो चलो शुक्र है कि उसको हम डिक्लाइनिंग सुपर पावर कह रहे हैं, जिस दिन 50% से नीचे चला जाएगा बहुत मुश्किल होगा टू गेट बैक, बाउंस बैक, दैट इज एड और अबव, कमिंग अबव 50% ऑफ डोमिनेंस। आज के दिन में हमारे व्यूअर्स को मैं समझा देता हूं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या रिजर्व करेंसी जो है, विश्व में 3 करेंसीज को माना जाता है। वो है डॉलर, दूसरा है यूरो और तीसरा है येन। डॉलर का डोमिनेंस 56% के करीब करीब है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी जो है नेग्लिजिबल। येन यूरो बहुत नेग्लिजिबल परसेंट, दैट यू कैन गूगल अप एंड फाइंड आउट। बट इशू ये है, एक देश को एक सुप्रीम और सुपर पावर हालत में रहने के लिए उसका करेंसी को स्टेबलाइज करना निहायत जरूरी है। तो क्या हो क्या रहा है वही है सवाल। वेनेजुएला में बिना मतलब जाके आप प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। हाँ ठीक है, लैटिन अमेरिका मनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक ये अमेरिका का डोमेन कंट्रोल में होता था। कब से? 1823, जब जेम्स मनरो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एग्रीमेंट एक बनाया था यूरोप के साथ। वो एग्रीमेंट के तहत उनका ये अंडरस्टैंडिंग था कि यूरोपियन कंट्री जो है अक्रॉस अटलांटिक, कोई भी देश, अमेरिका मीन्स नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उसके कोई भी देश को कॉलोनाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाएगा, सोवरेन राइट रहेगा, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर सम रीजन अगर वो कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ अमेरिका को कोई भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी या कोई ऑफेंसिव एक्शन लेने की इजाजत किसी से लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना टेरिटरी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई भी एक्शन ले सकता है। इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग था और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अलग अलग था। यूरोप का उस तरफ, अटलांटिक के जो पूर्व की तरफ, वो जो यूरोप का डोमेन था, और अटलांटिक के जो पश्चिम की तरफ है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो पूरा यूएसए का डोमिनेंस था। तो ये जो मोनरो डॉक्ट्रिन, ये एक बदलाव आया है यूएसए का 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का जो डॉक्ट्रिन है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उनको कुछ लेना देना नहीं है। यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने बोल दिया कि यू फेंड फॉर योरसेल्फ, आप अपना डिफेंस बजट जो है बढ़ाइए। तकरीबन तकरीबन सारे देश जो है, एक्सेप्ट फॉर 2-3 है, बढ़ाया नहीं है, सब 2% के करीब करीब हो गए हैं। और उनका डोनाल्ड ट्रम्प उनको पुश कर रहा है कि आप 2035 तक इसको 5% लाइए अपना सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत के लिए। तो अभी तक तो पूरा एकदम फ्री फॉर ऑल चल रहा था, अमेरिका हर चीज खर्चा कर रहा था, देखभाल भी कर रहा था कंप्लीटली, और नाटो के तहत। नाटो 1949 में हुआ था, ठीक है ना, फॉर्म हुआ था। वो किस लिए ना, उस समय बाइपोलर वर्ल्ड का शुरुआत थी और यूएसएसआर काफी एक डोमिनेंट, एक सेकेंड पोल हुआ करता था। तो उनका जो टक्कर था बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म या ऑथोरिटेरियन रूल, बट दोनों के बीच में काफी हद तक लड़ाई होती रही, लेकिन काफी हद तक आप रिलेटिवली पीस एंड काम मेंटेन हुआ कोल्ड वॉर 1.0 में। कोल्ड वॉर 2.0 में क्या हुआ है, अमेरिका का जो यूनिपोलैरिटी जहां पे मौका मिला, तो यूनिपोलैरिटी में ये अपनी ताकत को दिखा नहीं पाए हैं। ना दिखाने की वजह से क्या हुआ है, वो साबित हो रहा है। पहली बात तो घर के अंदर लोग उनको सवाल कर रहे हैं कि भाई हम, आप दूसरों का लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, हमारा देश के अंदर इतने प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, रेंटल बढ़ते जा रहा है, बिजली पानी ये सब महंगा होते जा रहा है, प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की वजह से कम होते जा रहा है। जितना आपने कहा था उसके आधा क्या ना की बराबर हो रहा है। इस तरफ इन्फ्लेशन आप देखिए बढ़ती जा रही है।
तो अभी ऊपर से आपने टैरिफ लगा दिया। आप कह रहे हैं कि टैरिफ की वजह से, अब बाबा टैरिफ अगर लगाओगे, कोई भी देश से कोई सामान इंपोर्ट होता है, आपके देश के अंदर आएगा, तो कोई भी प्रोडक्ट आता है, अगर आप 50% आप टैरिफ जोड़ देते हो, तो इसका मीनिंग क्या है? जो कस्टमर खरीदता है वही पेमेंट कर रहा है, और सरकार फिर वो पैसा अदा करता है कहां से? बिजनेस पीपल से। ठीक है ना? और बोझ किसके ऊपर आ रहा है? कस्टमर के ऊपर। तो कस्टमर के ऊपर जब बोझ आ जाता है, ये कई बार हो चुका है अमेरिका के अंदर, अलग अलग प्रेसिडेंट के नीचे। एक मैकिनली एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1897 टू 2001, किंसली मैकिनली, ये उनका नाम था। और उनके टाइम में उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि टैरिफ बढ़ा के, टैरिफ से जो पैसा आदाय होगा वो फेडरल बजट को चलाएंगे। वो हुआ नहीं। फाइनली उनकी असैसिनेशन 2001 को हुआ। ये उन्हीं के पार्टी के लोग उनके विपक्ष में चले गए थे। उसके बाद केनेडी के टाइम पे, उसके बाद आप निक्सन के टाइम पे ही हुआ, उसके बाद जॉर्ज बुश के टाइम में हुआ, रेगन के टाइम में। रेगन तो वेंट फॉर्मली सबको इंटरव्यू देने लगे कि ये जो टैरिफ वाला है ये डबल एज नहीं है, ये सिंगल एज। सिंगल एज कैसा? ये टैरिफ आप जिसके ऊपर लगा रहे हो वो उल्टा आपके ऊपर आएगा। इट लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन, it led to excessive unemployment problem, it led to the price rise to such a state कि people they went on to street to agitate। ये पहली बार यूएस के हिस्ट्री में आप सुने होंगे कितना 70 lakhs, करीब 7 मिलियन पीपल वर ऑन द स्ट्रीट। दो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले, अलग अलग ये में अलग अलग कारण की वजह से, लेकिन मेनली था प्राइस राइज। जी ठीक। इसी तरह ये सारे चीजों को जो जोड़ते हैं सर, तो अभी उसको तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो रशियन ऑयल पर जो भी कंट्रीज खरीदेंगे उसमें 500% टैरिफ लगाने के लिए बिल की बात कर रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान के ऊपर ना। उसमें सो सो इंडिया चाइना ही आएंगे मेजरली सर, क्योंकि रशियन ऑयल वही खरीदते हैं। बेसिकली व्हाट इज इट रिवॉल्विंग अराउंड इज कि आज के दिन में जो धमकी वेनेजुएला का, क्यों मेन चीज कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा है कोई भी चैनल में। 2018 को मदुरो मदुरो प्रेसिडेंट कब से रहे हैं? 2013 से लेके 2025 तक, जब तक वो कैप्चर नहीं हुए। 2018 को उन्होंने खुलेआम यूएसए पूरा दुनिया को बता दिए थे कि जो भी तेल है, विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वेनेजुएला में है, 18 to 20%। लेकिन उसका ड्रिलिंग कितना हो पा रहा है? सिर्फ 1% ड्रिलिंग हो रहा है। हालांकि ये हार्ड वैरायटी है, उसका रिफाइनमेंट बहुत बहुत कठिन होता है, लेकिन उसका रिफाइनमेंट के लिए ये जाता है क्यूबा में, हवाना में रिफाइन होता है। वो सप्लाई कहाँ होता है? चाइना में। 80% ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, ये जो 1% में से 80% जाता है चाइना। पेमेंट क्या किस में होता है? युआन में। तो यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, क्लैरिफाई करना चाहता हूं, उन्होंने 2018 को क्लियरली धमकी नहीं दिया था, खुलेआम पूरा पोलाइटली बोला था कि वेनेजुएला का जो ऑयल है जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको हम नॉन डॉलर करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर कोई भी हम में से कोई भी यूएसए का होता है प्रेसिडेंट, तो क्या उसको प्रिक नहीं करेगा? तो ये हुआ था कब? 2018, डोनाल्ड ट्रंप का प्रीवियस टेन्योर के दौरान। और बहुत कुछ है, समय कम होने के नाते विल कीप इट शॉर्ट। बेसिकली ये डी डॉलराइजेशन, रशिया और इंडिया के पीछे क्यों पड़े? इंडिया के पीछे कि आप रशियन ऑयल ले रहे हो, वो ऑयल 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 बोल रहे हैं। भाई ऑयल उन्हीं के बोलने पर ही हिंदुस्तान गया था टू स्टेबलाइज प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस। लेकिन ऑयल के पीछे उनको डर ये है कि ये डी डॉलराइजेशन काफी मात्रा में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप 24 फरवरी 2022 से लेके आप दिसंबर 2025 तक अगर लेते हैं, करीब करीब हिंदुस्तान का 135.7 से 140 बिलियन डॉलर का ऑयल रशिया से खरीदा गया है। और ये जो 135.7 टू 140 बिलियन की जो ऑयल खरीदा गया है, उसमें से 75 टू 85 बिलियन डॉलर ये नॉन डॉलर करेंसी में पेमेंट हुई है। नॉन डॉलर करेंसी में, किसमें? रुपी, रूबल, युआन। तो जितना नॉन डॉलर करेंसी में पेमेंट होगा, अभी तीसरा चीज मैं बता देता हूं कि कैसे थ्रेट कैसे बढ़ती जा रही है। थ्रेट ये भी बढ़ रहा है कि जो ब्रिक्स नेशन है, ब्रिक्स नेशन में जब से रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व बाहर वो थे ब्रसल्स यूरोपियन कंट्रीज में, उसका उन्होंने फ्रीज कर दिया। कितना? करीब करीब 300 बिलियन डॉलर्स का था उनका फॉरेक्स रिजर्व। उन्होंने फ्रीज कर दिया पूरे अमाउंट को, पूरे या 50% को मेरे ख्याल से फ्रीज किया था।
और उसका जो इंटरेस्ट है जो जनरेट हो रहा है वो यूक्रेन लड़ाई को फंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लगाने का वो विचार, जो कि इलीगल है टेक्निकली और लीगली, इट इज ए इलीगल थिंग. So still, I think they took the decision, but it is awaiting implementation. तो इस किस्म की चीज जब होता है, पूरा विश्व में एक ही माध्यम है जिसके थ्रू आप पैसा इंटरनेशनल या इंटर कॉन्टिनेंटल या ट्रांस बॉर्डर जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं या ट्रांजैक्ट करते हैं, वो स्विफ्ट के माध्यम से, स्विफ्ट के माध्यम से जब ये एक अमेरिकन स्विफ्ट है जिसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. इसके माध्यम क्या होता है, सिर्फ जाने माने करीब 20,000 इंस्टीट्यूट हैं, 200 से ज्यादा बैंक्स जो हैं, इनके थ्रू ये क्या होता है, पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं. जब पैसा ट्रांसफर होता है, जितने डॉलर आप ट्रांसफर करेंगे वो डॉलर का आपका कन्वर्जन वैल्यू होगा, उसका टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. सो ये जो चीज है, इसको एक चुनौती मिला है, झटका. करीब 41 देश हैं जो अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है, डॉलर को यूज नहीं कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन में, ब्राजील जो है प्रेसिडेंट है ब्रिक्स का, अभी हिंदुस्तान के पास आ रहा है 2026 का जिम्मेवारी, और ब्राजील ने जो है उसको एक स्टीयर किया है, स्पीयरहेड किया है, एक सिस्टम है जो कि स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव, स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव उन्होंने एक स्टार्ट किया है, जिसका बोलते हो जैसे चाइना वीपे है, और ब्राजील का जो सिस्टम है पिक्स पेमेंट बोलते हैं उसका सिस्टम है. इसी तरह बेसिकली पूरा विश्व में जो मल्टीपोलैरिटी या पॉलिसेंट्रिक वर्ल्ड हो रहा है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, जिसको यूएसए नापसंद करता है, वो नहीं चाह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, वो चाह रहा है कि बाइपोलर, जैसे चाइना और यूएसए होना चाहिए, मैक्सिमम 3 पोल, जैसे रशिया, चाइना और ये, बाकी जो है वो छोटे मोटे रहेंगे, वो पोल नहीं हो पाएंगे. सो इसलिए वो चाह रहा है कम से कम पोल्स रहे, और अपना अपना पोल्स, जैसे अपना जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्लियर इंडिकेट किया है, रशिया को वो एक पेयर ग्रुप में लाना चाहते हैं, G8 के साथ वो रिस्टोर करना चाहते हैं, जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल ऑर्डर के साथ वो रीइंटीग्रेट करना चाहते हैं, और उसके ऊपर जितना सैंक्शन है वो सब के सब वो लिफ्ट करना चाह रहे हैं, बाय एंड लार्ज आई वुड से. एंड लड़ाई का समाप्ति यहीं पे खत्म हो जाता है. उनका मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि चाइना का एम्ब्रेस में जो रशिया जाके बैठा है, उसको वहां से धीरे 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 खींच के बाहर लाना चाहते हैं टू द वेस्टर्न अलायंसेस, ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली, ग्रेजुअली. इसी तरह चाइना के साथ जब बातचीत करते हैं वन ऑन वन, वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना आईब्रोज या जो आंखें रेज नहीं करेंगे, आप ताइवान को जैसे हैंडल करना है कर लीजिए, लेकिन आप जो अटलांटिक के इस पार हो, इसके ऊपर आप आपका कोई डोमिनेंस नहीं होना चाहिए. आज के दिन में पिछले 30-40 साल के अंदर चाइना इतना फैल गया है, वो कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है कि विन द वॉर विदाउट फाइटिंग वन. तो कैसे करेंगे, कोल्ड वॉर 1.0 में जियोपॉलिटिक्स के जरिए से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट हुआ था. अभी कोल्ड वॉर 2.0 में जियोपॉलिटिक्स से ग्रेविटेट करके वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चलेंगे. 1970s में, यहीं पे मैं संक्षेप में उसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, 1970s में जैसा यूएसए और लीडिंग इकोनॉमीज वेस्टर्न यूरोप के खास तौर पे ये मिलजुल के करीब 70 to 75%, कभी कभी ग्राफ जो है आप देखेंगे 77%, पूरा विश्व के जो देश हैं इसके ऊपर इकोनॉमिक डोमिनेंस था, ट्रेड करते थे. आज के दिन में आउट ऑफ 192 या 193 कंट्रीज, जो आपको ओपन सोर्सेस एवरेज नंबर ऑफ कंट्रीज जो आते हैं, वो 120 कंट्रीज में चाइना ट्रेड कर रहा है. 120 में से 109 से 111 कंट्रीज में उसका ट्रेड सरप्लस चल रहा है, इंक्लूडिंग यूएसए, इंडिया, सबके साथ ट्रेड सरप्लस चल रहा है चाइना का. तो मेरा तो अनऑफिशियली मैं अगर बताऊंगा ये 146 कंट्रीज आ रहे हैं. तो इसलिए जो 146 कंट्रीज के साथ ट्रेड करना, जो हालत 1970s में था इनका, इसी हालत में अभी चाइना अमेरिका को काफी सारे पहलुओं पे वो पीछे छोड़ के आगे चला गया. टेक्नोलॉजी, आप मिलिट्री पावर जो है, हाँ उनका क्वालिटी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, मिलिट्री पावर. पिट हेग्सेथ 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक ओपन एडमिशन किए हैं मीडिया के सामने कि एक ही देश है विश्व में जो उनका जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के, चाहे विश्व में कोई भी रिमोट एरिया में हो,
20 मिनट के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल से वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी के साथ उन्होंने ये भी बयान किया है कि बार बार लगातार पिछले कोई साल से जो सिमुलेटेड वॉर गेम होते हैं, हर आर्म फोर्स में एक वॉर गेम होता है, तर्क वितर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ताकि अपना कमियों को हम पहचान सकते हैं और कमियों को दूर करने के लिए स्टेप ले सकते हैं। तो इसी तरह अमेरिका का जो वो कह रहे हैं कि सिमुलेटेड वॉर गेम में ये दिखा गया है कि चाइना जो है बार बार उनको हरा रहा है अलग अलग मेथड एंड मीन से, और चाइना कह रहा है कि भाई मैं तो लड़ाई यहाँ किसी के पे मैं साथ। आपसे एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे। तो अमेरिका जो है वो चाइना को एक अपना कंपटीशन या फिर उसके रूप में देखे, या फिर कैसे, या फिर वो साथ में आना चाहते हैं? कभी G2 की बात होती है, G3, और इंडिया इस पूरे उसमें कहाँ नजर आता है? हाँ, कभी देखो एडवर्सरी निश्चित, कभी नजर आता है, कभी वो G2 की बात करते हैं। तो करेक्ट, वी नहीं रियली कांट देखो, अंडरस्टैंड व्हाट इज हाँ, गोइंग ऑन विद यूएस। द हिडन एजेंडा इज एक थ्यूसिडाइड ट्रैप बोलते हैं, थ्यूसिडाइड प्रिंसिपल। थ्यूसिडाइड प्रिंसिपल क्या कहता है? थ्यूसिडाइड एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उनका हिस्ट्री के आधार पर जो काफी सारे डॉक्यूमेंट, पोलेपोनेंशियन वॉर में उन्होंने ये बताया था, द स्ट्रॉन्ग विल कंटिन्यू टू हिट यू और डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स, द वीक मस्ट सफर वॉट इट डिजर्व टू सफर। इसका मीनिंग ये है, जिसके हाथ में बोलते हैं ना लाठ, वो उसकी भैंस, जैसे हिंदी में कहावत है ना, तो वही बात है। A powerful will always dictate terms. The weak will always keep accepting whatever the powerful is doing because you don't have the strength. ठीक है, सो इसीलिए, और कोई भी कंट्री, कोई भी अकम्प्लिश्ड कंट्री, ये प्रोफेसर एलिसन का है, एक सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट है यूएसए का, इनका पेपर सर्कुलेट हुआ था 2015 को, बहुत पुराना पेपर है। उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से लिखे हैं कि कोई भी अकम्प्लिश्ड या एस्टैब्लिश्ड कंट्री, सुपर पावर, ग्लोबल पावर हो, ये कोई चढ़ती सूरज को या कोई ग्रोइंग नेशन को विल एवर अलाउ टू कम एनीवेयर क्लोज टू इट्स फुटिंग। इनकी ये कहावत थी। उन्होंने काफी रिसर्च किया है, 500 साल का, वो कोई 16 एग्जाम्पल लिए हैं, 16 में से देखा कि 11 या 12 परिस्थिति ऐसा था जहां पे काफी जंग हुई है, मतलब ग्लोबल वॉर की तरफ, इट हैज लेड टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली ऑल आई एम सेइंग इज कि अमेरिका को पता है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी पिछले चाल, जब से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, इन्हीं की वजह से यही लीड लिए थे, है ना, 70 जो हेनरी किसिंजर तो के टाइम से वो चलते आ रहा, वो तो प्राइमरी एडवाइजर थे उस समय। तो जब से उन्होंने इनको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, तब से देखा कि चाइना हैज ओवरटेकन यूएसए। अंदर अंदर से उनको मालूम है कि ये चाइना को नहीं चाहते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर बने, वो जूनियर पार्टनर की तरह हर सुपर पावर चाहता है। जैसे चाइना हिंदुस्तान को कभी इक्वल पार्टनर नहीं मानेगा, ठीक है, नहीं कभी इक्वल पार्टनर मानने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे हिंदुस्तान कितने भी पैरिटी में आ जाए। तो इसीलिए हमेशा जो सवाल आपका जो आपने उठाया था, ये यहीं पे रहेगा। जिस तरफ अमेरिका चाइना से डर नहीं रहा है, एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के तरह पहलू से उसको डील करने की कोशिश कर रहा है, अभी वो बराबर हो गए हैं तकरीबन। इसी तरह हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है कि प्लीज डोंट ट्रीट अस एज ए जूनियर पार्टनर, ट्रीट अस एज ए इक्वल पार्टनर। चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेरिका नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे ऊपर वो दबाव डालते जा रहा है। यहीं पे मेरा निचोड़ में ये लाना चाहता हूं कि बेसिकली ये हो रहा है कि अभी मल्टीपोलैरिटी की तरफ ओरिएंटेशन है। नंबर 2, ब्रिक्स का आज के दिन में कितने हैं? टोटल 10 मेंबर हैं, मेरे ख्याल से 11 ऑलरेडी वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। शायद हिंदुस्तान के साथ वो जब मेंबरशिप प्रेसिडेंटशिप आएगा इसी साल वो ज्वाइन हो जाएंगे। आप मान चलिए 21 के करीब करीब हो जाएंगे। उसके बाद और 20-25 और वेट कर रहे हैं, तो काफी तादाद में सब ब्रिक्स के साथ जोड़ना चाहते हैं। मेन मुद्दा अमेरिका का ये है कि ब्रिक्स को वो हिट करना चाहते हैं, नाकारा करना चाहते हैं। चाहे आप ग्रीनलैंड की बात करिए, चाहे आप हर एक चीज में जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड का जो बार बार पॉइंट वो उठा रहे हैं, क्यों ग्रीनलैंड को देना? वहां पे रशिया और चाइना के जो वेसल्स हैं, वो जहाज ग्रीनलैंड के कोस्ट लाइन के साथ साथ ऑलरेडी उनका मेरीटाइम जो सेलिंग कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं वो वाला एरिया में। तो ग्रीनलैंड के पास ना कैपेसिटी ना कैपेबिलिटी है, तो उसको सिक्योरिटी इंपेरेटिव को डोमिनेट करके रखने के लिए अमेरिका ये कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड आप हमें दे दो, आपकी बस की बात नहीं है।
वो देख रहा है क्या है, डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है कि वो बर्फ के नीचे 80-100 मीटर जो बर्फ है उसके नीचे मिनरल भरे हुए हैं। आर्कटिक आप में उतरने सर, मैं वाले हो। एक्चुअली आर्कटिक में बात करना चाहती थी, बट ऑफ कोर्स टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। अब खुद हाँ, आएंगे सर। सो बेसिकली उसको ये कहना चाहिए, मैं चैनल में बैठा था, ये पॉइंट उभर के आया, काफी सारे प्रोफेसर थे, बड़े क्वालिफाइड तजुर्बा वाले प्रोफेसर थे, वो कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता है कि 1951 में ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच में एक स्पेशल पार्टनरशिप का एग्रीमेंट एक साइन हुई है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक यूएसए कैन गो एनीवेयर एंड एस्टैब्लिश एनी बेस। ग्रीनलैंड के अंदर ऑलरेडी कोल्ड वॉर 1.0 और 2.0 में बेसिस बना हुआ है, तो ये ना सर, करे यहाँ कि पे मैं उसको। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक अनडिक्लेयर्ड पैक्ट हो सकता है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, के आर्कटिक में चाइना को ना घुसने दिया है, बिकॉज चाइना भी अपनी आंखें कटाए हुए आर्कटिक में। चाइना तो छोड़ेगा नहीं, चाइना तो ऑलरेडी इट इज अ मेंबर, उनका है ना, वो कॉन्क्लेव बोलते हैं, 8 मेंबर। 8 मेंबर में ज्यादातर वेस्टर्न अलायंसेस के हैं, एक रशिया है, एक चाइना भी है। अभी इंडिकेशन आ रहा है हिंदुस्तान को शायद उसमें मिल जाएगा, चाइना को हटाना बहुत मुश्किल है। चाइना इज द इमर्जिंग पावर। आज 30 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जीडीपी है। मतलब आप अगर ये लेते हैं पीपीपी के मुताबिक 40 ट्रिलियन के बराबर हो चुका है। 40 ट्रिलियन, इसका मतलब यूएस का 30 ट्रिलियन में अटका हुआ है, जितना नॉमिनल है उतना ही पीपीपी है, उसको पीछे छोड़ के आगे चला गया है। चाइना तो चाहे आप कुछ भी करें उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये बनेगा ग्लोबल पावर बाय 2049, इट विल रिजुविनेट इट्स मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा, देयर आफ्टर इट इज एंटायरली योर्स। 1995 को ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2008 या 9, 2010 के आसपास है ना, जी। एग्जैक्ट डेट यू कैन गूगल इट राइट। 1995 को जो ब्रिक्स के जो कंट्री, 5 कंट्री है, पांचों का देशों का अगर आप जोड़ देंगे, उन उस समय में पूरा विश्व का जीडीपी का 16% हुआ करता था शेयर। और उसी समय जो G7 कंट्रीज का पूरा विश्व का शेयर, जो इकोनॉमी का जो शेयर जीडीपी का होता था 43.06, तकरीबन, मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेट इतना याद नहीं है, बट तकरीबन 43.06% के आसपास। ठीक है ना, विश्व के लिए। आप 15 साल के बाद 2010 को अगर आप आते हैं, आप देखेंगे ये जो ब्रिक्स वाले कंट्रीज हैं, जब जोड़ जाते हैं उनका 16% से 26% हो जाता है। ठीक है, और उनका जो 43.06 था लीडिंग इकोनॉमीज, ये कम होके ये आ जाता 36%। करेक्ट, 30, सॉरी, आता है 40%, 39-40% के करीब। उसके बाद 2025 को जब आप तुलना करते हैं, ये सारे मेंबर जो जुड़ गए हैं, अभी 10 मेंबर ब्रिक्स के हो गए हैं। ब्रिक्स का जो 16% था 1995 में, वो बढ़ के ये 46-47%, कोई की जगह आपको मिलेगा 44-46%, बट एक्चुअली उसका 46-47% ऑलरेडी टच हो चुका है। और देश जो जोड़ते जाएंगे वो धीरे धीरे, छोटे मोटे जो कुड़ी फुकटे हैं सब कुछ जोड़ के आप देखेंगे ये 50% विश्व का जीडीपी होने जा रहा है। ये है ग्लोबल साउथ की पावर है। और लीडिंग इकोनॉमीज जो रिलेटिव टर्म्स में बता रहा हूं, जो 43.06% 1995 में था, वो 36 हो गया था, 36-39%। उसके बाद वो नीचे आके टच कर रहा है करीब 30%, 28-30% ओवरऑल कंपैरेटिव में। तो ग्लोबल साउथ का जो पावर है ये बढ़ती जा रही है। ये पावर जब बढ़ती जा रही है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है, मल्टीपोलैरिटी को वो डिसरिगार्ड कर रहा है, उसके सामने ये एक चुनौती नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह दिखना चाहिए। जैसे जैसे चीजें इमर्ज हो रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबको साथ में लेके चलो, ना कि किसी को पीछे छोड़ के चलो। एक पेड़ जब गिरता है वो काफी आवाज निकालता है, जब बढ़ती पेड़ है वो चुपचाप साइलेंटली ग्रो करता है। तो इससे एक संदेश मैं देना चाह रहा हूं, जो कुछ आप अमेरिका से देख रहे हैं, ये जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, वो घेर डाले हैं चारों तरफ से। अंदर चाइना, आप फेंटेनाइल की बात करिए, आप उनकी जो घुसपैठ है, उनका जो लैंड है सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के आसपास में, चाइना लैंड ऑलरेडी खरीद चुका है, रियल एस्टेट खरीद चुके हैं, न्यू जैसे सिटी है। तो ऐसा है, चाइनीज पॉपुलेशन, जो चाइनीज डायस्पोरा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। चाइना को स्टूडेंट्स और वो उन्होंने बढ़ावा दिया है,
इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ थॉ, क्लियर इंडिकेशंस ऑफ अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप बीइंग एक्सटेंडेड, क्योंकि चाइना अगर सोयाबीन और कॉर्न नहीं खरीदेगा यूएसए का, तो जो भी गवर्निंग पावर है वो मतलब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उसके ऊपर दरार आ जाते हैं, थ्रेट आ जाता है। ठीक है ना कहीं कनेक्टेड। चाइना अगर वो रेयर अर्थ एलिमेंट को नहीं सप्लाई करता है, ना उनके F-35 बन पाएंगे, ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ना न्यूक्लियर रिएक्टर, ना आपका 5G, ना 6G, ना इंटरनेट आपका हो पाएगा, ना आपका सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, ना इंफ्रारेड सेंसर्स, ना आपके फ्लेयर्स बन पाएंगे, आपका जो टर्मिनल गाइडेड जो मिसाइल है ना वो बन पाएंगे, ना आपका जो वर्जिन क्लास सबमरीन है वो बन पाएगा। कुछ भी डिफेंस टेक्नोलॉजी या आने वाले समय में रोबोटिक्स की बात करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए, ब्लॉकचेन की बात करिए, कुछ भी कोई भी चीज में इसका डिपेंडेंसी आज के दिन में चाइना के ऊपर इतना है, तो चाइना इज लेवरेजिंग, वेपनाइजिंग ऑल दिस एंड ट्विस्टिंग द टेल ऑफ अमेरिका। देयरफॉर हिंदुस्तान को इसीलिए एक सबक इसमें से निकल रहा है कि हमें भी चंद एक चीजों को पहचानना है, लेवरेज निकालना है, और जरूरत पड़ने पर एट द opportune moment we should actually twist the tail or weaponize these leverages to the advantage of national security। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। टाइम में बोला था 15 मिनट, लेकिन डबल द टाइम हो गया, पता नहीं चला। धन्यवाद। आपके तरफ से कोई सवाल है अंबर, आप बता सकते हैं। सर आपने सारा कुछ कवर कर लिया है, मेरे लिए पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं है, और यू हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑल अक्रॉस व्हाटएवर इज गोइंग ऑन जियोपॉलिटिकली। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग आवर शो एंड शेयरिंग योर थैंक वैल्यूएबल यू, इनपुट्स ऑन द थैंक करंट यू सो सिचुएशन। मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।